ओके, आज हम जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो पार्ट रह गया था उसके अंदर एक था हमारा फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में बुरी तरह नाकाम हो गई थी। और हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्राफ अगर हम प्लॉट करें ऑब्जर्वेशन के, अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो किस तरह बनेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड सवाल आ जाता है तो वो भी आपको आना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है आइंस्टाइन ने इसको कैसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्लांक्स थ्योरी या फिर मॉडर्न फिजिक्स की बदौलत। अगर मौका मिला तो हम फोटो सेल भी देखेंगे, वरना हमें एक एग्जाम्पल 17.6 जो है वो सॉल्व करनी, 6 या 7 ऐसी है जो सॉल्व करनी है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स से। फेलियर को डिस्कस करने से पहले हमें ऑब्जर्वेशन को दिमाग में रखना है कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। जैसे कि ऑब्जर्वेशन का पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो हमने देखा था कि इंटेंसिटी का जो ताल्लुक है उसका ताल्लुक था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। दूसरी बात जो ऑब्जर्व करने वाली थी वो ये है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, हर फ्रीक्वेंसी पे ये फिनोमेना स्टार्ट नहीं होता, तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई। तीसरी बात आपकी क्या हो गई? तीसरी बात हो गई कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी या फिर हम कह रहे हैं स्पीड जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे जो आपको दिमाग में रखने ऑब्जर्वेशन के, जो कि रियल में हो रहा था। रियल में एक्सपेरिमेंट में जो हमने देखा था वो ये हो रहा है। आपने भी इसी तरह एक्सप्लेन करना है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप फेल हैं, फिर आप नाकाम हैं। दिस इज कॉल्ड फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। आप सबसे पहले तो ये 3 पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखें। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट वन, जैसे कि मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट लेते हैं। देखिए, एक है वेव जो कि 1 सेकंड में एक वेव लेकर आ रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज। ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक अगर 1 सेकंड है, इस 1 सेकंड में अगर 2 वेव आ रही है सपोज करो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। ठीक है, इस बॉक्स की फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। ये हो गया 1 हर्ट्ज वाला। ठीक है। इसी तरह मैं एक और लेकर आ जाता हूँ, वही सेम 1 सेकंड है और उसके अंदर कितनी वेव आ रही है, सपोज करो 3 वेव आ रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हर्ट्ज। ये मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं। ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं मैं देता हूँ एटम को, इलेक्ट्रॉन को देता हूँ। ठीक है, एटम से मुराद इलेक्ट्रॉन को देना है, इलेक्ट्रॉन को देता हूँ। इलेक्ट्रॉन सोडियम का अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। जब मैंने ये वाली फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इसको दी, तो ये एक वेव टकराई 1 सेकंड में, तो 3 सेकंड में 3 वेव टकरा जाएंगी। और सपोज करो ये 3 वेव टकराने के बाद जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो इसको मिल गई, तो ये अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। ठीक है। चलो मैंने ये वाली वेव दे दी जो कि 3 वेव एक ही सेकंड में दे रही है, तो अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी मैंने इसको दे दी तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में बाहर आ जाएगा, 1 सेकंड में। लेकिन अगर ये वाली वेव दी तो इलेक्ट्रॉन 3 सेकंड में बाहर आएगा, क्योंकि ऐसी 3 वेव चाहिए इसको बाहर आने में। और अगर ये वाली दे दी तो इलेक्ट्रॉन कितनी देर में बाहर आएगा, 1.5 सेकंड में आएगा, क्योंकि 1 सेकंड में मिल जाएगी 1.5, और 2 मिल जाएगी, और अगले सेकंड में एक और मिल जाएगी हाफ सेकंड में। तो ये जो है आपका 1.5 सेकंड में इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो ज़रा आप ये देखें कि जिस तरह हम पानी की, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर पानी को गर्म करने हम रख रहे हैं, एक बंदा जो है उसे वो तेज़ आंच पे रखता है और एक जो है उससे हल्की आंच पे रखता है। तो जो तेज़ आंच पे रखता है उसका पानी भी गर्म होगा, जो हल्की आंच पे रखता है उसका पानी भी गर्म होगा। दोनों का पानी बॉयल हो जाएगा ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा और वो वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। पानी आपके वेपर्स बनेंगे और बाहर आना शुरू हो जाएंगे ना। मैं आपसे पूछूं कि जिसने तेज़ आंच पे रखा था और जिसने कम आंच पे रखा था, डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ डिफरेंस टाइम का होगा कि वो जल्दी गर्म हो जाएगा वो देर से, लेकिन गर्म तो लाजमी होगा ना। तो क्लासिकल फिजिक्स क्योंकि लाइट को वेव मानती थी,
और वेव अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन से टकराए जा रही है, टकराए जा रही है, टकराए जा रही है, तो कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जाइज कर देगी कि उसको ऑर्बिट से निकाल ले। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना है, ये तो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हो जाना चाहिए भाई। इसके लिए कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, इसके लिए टाइम चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कम फ्रीक्वेंसी की वेव दे रहा हूँ तो हो सकता है 10 मिनट बाद जो है वो स्टार्ट हो, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ तो हो सकता है फ़ौरन से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वेव जो है वो तेज़ मिल रही है, जल्दी जल्दी मिल रही है, तो वो जल्दी एनर्जाइज हो जाएगा, देर देर से मिल रही है तो स्लो, लेकिन एनर्जाइज ज़रूर होगा। लेकिन बात ये है, ऐसा हमने देखा तो नहीं है भाई। अगर हम इसके रियल या जो मैंने आपको वर्चुअल लैब में इसका एक्सपेरिमेंट दिखाया था उसकी तरफ चलें, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उसी पे ये फिनोमेना होता है। जैसे अगर मैं रेड लाइट डाल रहा हूँ और ब्लू लाइट डाल रहा हूँ, रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ब्लू की ज़्यादा होती है, तो ब्लू के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, रेड पे नहीं हो रहा। तो अगर रेड पे नहीं हो रहा ना, तो मैं ज़िंदगी भर भी रेड लाइट डालता रहूँगा, ज़िंदगी भर, तो कोई फिनोमेना नहीं होगा, वो होगा ब्लू पे ही। यानी कि वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्लू लाइट की होगी जिससे वो फिनोमेना स्टार्ट होगा, रेड पे नहीं होगा। जबकि ये कहते हैं आप रेड लाइट भी डालें लेकिन थोड़ी देर तक डाले रखें, तो कभी ना कभी फिनोमेना आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ जो बात आपने कही है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। इसी को तो फेलियर कहते हैं कि आपका जो वेव नेचर है वो इस वक्त इस एक्सपेरिमेंट में नज़र नहीं आ रहा, इस फिनोमेना में नज़र नहीं आ रहा लाइट का वेव नेचर, लाइट वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया पहला फेलियर। अच्छा, दूसरा बड़ा फेलियर क्या था? इंटेंसिटी का ताल्लुक, अगर वेव की बात करें, वेव की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो कहते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वेव के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेव है और ये एक वेव है, दोनों वेव में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? एम्पलीट्यूड का डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक का एम्पलीट्यूड जो है वो कम है, दूसरे का एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। अब जो अगर हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की, कि मैंने आपसे कहा है कि एम्पलीट्यूड जो है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ज़रा नोटिस करें। ये आसान समझाने के लिए मैंने कहा ये कश्ती है समंदर के अंदर। ठीक है, इसको मैंने ये वाली वेव भी दी, इस वाली वेव भी इसको पास करी और ये वाली वेव भी पास करी। इस वेव को पास करने से ये मुझे बताएं इसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर ये वाली एम्पलीट्यूड की वेव जाएगी तो ये तेज़ मूव होने लगेगी, और ये जाएगी तो स्लो मूव होने लगेगी। इसका मतलब इंटेंसिटी का ताल्लुक जो है वो एम्पलीट्यूड से है, और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बढ़ाने से आपकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, अगर आप लाइट को वेव मानते तो ऐसा होता है। लेकिन फिर वही वाली बात, अगर मैं अपने ऑब्जर्वेशन पे जाऊं, तो ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा कि जब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े थे, स्पीड नहीं। तो इंटेंसिटी जो है उसका ताल्लुक स्पीड से होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन हो ये रहा था अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक स्पीड से था, इंटेंसिटी का नहीं था। तो आप ये बात भी गलत कर रहे हैं, ये बात भी आप सही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लाइट को वेव माने और वेव मान के इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकें। इसीलिए आपकी क्लासिकल थ्योरी जो है वो फेल हो गई थी इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेज नंबर 244 के ऊपर, जो आपकी वर्डिंग मौजूद है, अगर चाहें तो वहाँ से एक नज़र देख लें। पेज नंबर 244 के ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है। उस पॉइंट के अंदर इन्होंने वही बात जो मैंने आपको बताई है वही बातों को एक्सप्लेन करा है। जैसे कि पॉइंट नंबर ए मैं रीड आउट करने के लिए जा रहा हूँ, देख लीजिएगा। फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी, अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें, देयर शुड बी नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी चीज़ कोई होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। बिकॉज एट गिवन टाइम, कोई ना कोई ऐसा टाइम होगा
व्हेन इलेक्ट्रॉन माइट एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी हासिल कर लेगा फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट, उस इंसिडेंट लाइट से, टू स्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, और स्केप कर जाएगा मेटल सरफेस से एट एनी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, किसी भी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पे। पर ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गलत थे, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं देखा हमने। दूसरा फेलियर क्या है, कहते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो शुड बी डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो वेलोसिटी शुड देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी रेदर देन द फ्रीक्वेंसी, बट ऐसा भी नहीं हुआ। वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, नॉट द इंटेंसिटी। तो आप दूसरी बात भी जो कर रहे हैं वो क्या है, टोटल रॉन्ग है। दिस इज व्हाट वी कॉल फेलियर ऑफ अ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है जी, पेज नंबर 244 पे एक नज़र रीड आउट कर लीजिए, और कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले आपने समझना होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था, अगर आप भूल गए हैं तो वर्चुअल लैब की मदद से एक बार मैं आपको इस फिनोमेना को दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपकी वर्चुअल लैब है, ठीक है। क्या चीज़, ये भी दोबारा रिपीट हो जाएगा, फिक्र नहीं करो, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन आएगी फिर दोबारा सही हो जाएगा एक्सप्लेन। अच्छा खैर, बहरहाल देखें, अभी जो है आपको नज़र आ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। कितनी लाइट मैंने दी हुई है, 350 नैनोमीटर की वेवलेंथ है। चलो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 441, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इन इलेक्ट्रॉन को रोकना, तो देखो बैटरी से मैं नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा, इसका मतलब ये है कि ये इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेंगे। देखो रोकना शुरू कर दिया, ठीक है ना, स्टार्ट कर दिया रोकना। -0.8 वोल्ट मैंने दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया मैक्सिमम, इससे आगे नहीं आ रही, ठीक है। मैं लाइन खींच देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पोजीशन आ जाता है, इससे आगे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखें, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी बढ़ाना होगा, ये चेक करना चाह रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करे, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी उससे छीन रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता, अच्छा पहले इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब देखने को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आगे तक आएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो हो गए लेकिन आगे फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होगी आने की। अब इंटेंसिटी कम कर दो ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की झंझट ना नजर आए। ठीक है, अच्छा अब आप देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इस पॉइंट से आगे नहीं आ रहे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ, यानी कि वेवलेंथ को जो है वो कम करता हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मैंने फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा दी, अब देखो बैरियर को क्रॉस कर रहा है ना आपका, और बढ़ा दी। अब देखो अगला जो आने वाला होगा वो इससे भी आगे जाएगा, ये देखो। इसका मतलब ये हो गया, अब ये बैरियर इसको रोक नहीं पा रहा, जो कि 0.8 वोल्ट का बैरियर था, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, वो इतना क्यों बढ़ रहा है भाई, -1.2 कर दिया। जी जी, वेयर में फेलियर भी आते हैं। अब देखो ये बैरियर नहीं क्रॉस कर पा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब जब आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी पोजीशन चेंज होगी, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। और ये बात आपने समझनी है। अब इसी को मैं समझाता हूँ ज़रा ग्राफ से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
देखें हो ये रहा है, ये जो है आपके पास, ये आपके पास है वोल्टेज, वोल्ट्स, ठीक है। ये है -1 माइनस, ये सपोज करो -2, ये सपोज करो -3। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। 3 पॉइंट मैंने ले लिया, 2 पॉइंट ले लो बहुत है, आपकी बुक में 2 है, 1 और 2। अच्छा, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मैं सेम रख रहा हूँ, इंटेंसिटी मैंने सेम रखी हुई आई। ये अगर ऊपर नीचे होगा तो समझो इंटेंसिटी मूव होगी, अगर मैं यहाँ चले जाऊँ इंटेंसिटी चेंज हो गई। यहाँ मैंने एक ही इंटेंसिटी रखी है। और ये वाला पोर्शन है देखो फ्रीक्वेंसी का, जब मैंने फ्रीक्वेंसी μ1 रखी तो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रुका सपोज करो, यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी थी μ1, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था μ01। अब जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रुका बल्कि और आगे जाके रुका इस पॉइंट पे, तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया μ02 और मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई μ2। स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक होता है काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि रोक रहा है। तो EV0 इसका फार्मूला बन गया जो हमने पढ़ा था, ये फार्मूला एक जगह और भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो -1 पे रुका या -3 पे रुका या -2 पे रुका। तो इससे हमें ये पता चला कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा देने पड़ रहे ना, पहले -1 दे रहे थे, अब -2 दे रहे हैं। तो ये ग्राफ देखो रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले यहाँ पे रुका जब फ्रीक्वेंसी μ1 थी, यहाँ पे रुका फ्रीक्वेंसी μ2 थी, यहाँ पे रुका जब फ्रीक्वेंसी μ3 थी। आपकी बुक में बस ये 2 पॉइंट दिए, आप ये 2 पॉइंट देते, पेज नंबर 245 पे मौजूद, ठीक है। दूसरी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इंटेंसिटी की है। इंटेंसिटी पे मैंने अभी आपको दिखाया, इंटेंसिटी को आप कितना ही बढ़ा लें कितना ही कम कर लें, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ना। तो देखें ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, जब मैंने इंटेंसिटी की हाइट ये रखी, ये वाली हाइट, फिर हाइट और ऊपर कर ली, फिर हाइट और, हर बार मेरा इलेक्ट्रॉन आता था और कहाँ पे रुकता था, V0 पे ही रुकता था, आगे नहीं रुक रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि अब इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ रुक जाए, नहीं भाई, सारे इलेक्ट्रॉन यहीं रुक रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी वही है, V0 अभी भी वही है जो I1 के लिए, जो I2 के, जो I3 के लिए। इसका मतलब इंटेंसिटी को चेंज करने से स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पे कोई चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये मेरा हो गया दूसरा ग्राफ, जो कि पहले ग्राफ से सिमिलर था, बस चेंज ये है कि उसके पॉइंट चेंज हो रहे थे V0 E में, इसमें चेंज नहीं हो रहे। उसमें इंटेंसिटी एक ही दिखाई थी, इसमें इंटेंसिटी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं हाइट से शो करने की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा और आखिरी ग्राफ, जैसा कि हम जानते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, और उससे ज़्यादा एनर्जी अगर दें तो फिर क्या होता है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन में बात कही थी, इलेक्ट्रॉन तेज़ मूव करने लगता है ना, अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन तेज़ मूव करने लगता है। तो इसने कहा कि भाई अगर हम ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करें, तो देखो अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी ली हुई है हमने इस ग्राफ, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ली हुई है। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि हरकत, हरकत है या नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी दी 0, कोई हरकत नहीं, फ्रीक्वेंसी दी 100 हर्ट्स, कोई नहीं है, 200 हर्ट्स, कोई नहीं है, 300 हर्ट्स, अचानक से हरकत शुरू हुई, और हरकत शुरू होते 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 आगे की तरफ बढ़ती गई। इसका मतलब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा तो क्या चेंज आता रहेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता रहेगा। देखो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और कम से कम फ्रीक्वेंसी एक ऐसी होगी जिससे काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट होगी, इससे पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। तो यहाँ पर यही शो किया हुआ है। नेगेटिव कभी काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है, तो ये वाला तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, नीचे जाने वाली काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाएगी हमेशा। तो इस पॉइंट से ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हुए हैं, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी रिसीव करना शुरू करी है। इससे पीछे इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहे थे, तो ये हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सारी फ्रीक्वेंसी की लाइन है, लेकिन ये है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना शुरू होगा। तो ये ग्राफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो 3 ऑब्जर्वेशन आपने ली थी ना, उन 3 ऑब्जर्वेशन के ये 3 ग्राफ हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी आए
तो आपने बस ये बता देना है कि किसके और किसके दरमियान आपने ग्राफ बनाया है, जैसे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ बनाया है, और इससे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अंदाज़ा लगा रहे हैं, या वोल्टेजेस और करंट के दरमियान हमने ग्राफ बनाया है जिससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं फ्रीक्वेंसी का और इंटेंसिटी का। क्लियर है ये चीज़? अच्छा जी, अब ये हो रहा है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स जो है इसको एक्सप्लेन करने में बुरी तरह नाकाम हो रही है। तो फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे कैसे एक्सप्लेन करा? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे एक्सप्लेन करा सर, लेकिन कम फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा शो हो रही थी। हैं? चलो आओ चलते हैं लैब में वापसी। ये आ गए हम लैब में, ठीक है। पहले तो इसको कर देते 0, अगर ये हो जाए तो। 0 हो गई, चलो 0.2 भी हो गई, ठीक है। अब जो है मैं इसको ले जाता हूँ बेटा। अच्छा एक चीज़ आप कंफ्यूज हो रहे होगे लवेश कुमार, ये जो है ना ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का उल्टा रिलेशन होता है। तो अगर मैं इसको कम करूँ ना तो समझ जाओ मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ, शायद आप ये देख रहे होगे सर, लेकिन कम फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही थी। नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, ये मैं वेवलेंथ कम कर रहा था, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्योंकि रेसिप्रोकल है। शायद आप इसको देख के तो नहीं बोल रहे? ये मैंने पिछली दफ़ा बताई थी बात। हाँ यही कंफ्यूज हो रहे होगे आप, है ना? ठीक है, क्लियर है बात? चले वापसी आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन पे। अच्छा जी अच्छा, आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने प्लांक्स के कॉन्सेप्ट से इस अफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया सक्सेसफुली। प्लांक्स ने कहा था एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एच म्यू, और एनर्जी पैकेट्स की सूरत में होती है। उस पैकेट्स की, जैसे एक 3 पैकेट्स मैंने आपको बनाए हैं, तो इस पैकेट्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस पैकेट्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही इसकी एनर्जी होगी। अगर ये पैकेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो μ1 है, तो इसकी एनर्जी E1 होगी। मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ E1 जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी तरह ये पैकेट 2 है जिसकी फ्रीक्वेंसी μ2 है और इसकी एनर्जी जो है वो E2 है, और मैं ये मान लेता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये मेरे पास तीसरा पैकेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी μ3 है, एनर्जी जो है वो E3 है, और मान लेते हैं कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब आप देखें ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम है ना, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन है जो अपने ऑर्बिट में बड़े आराम से बड़े मज़े से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ बाइंड होता है। जिस एनर्जी के साथ ये बाइंड होता है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ इस एनर्जी से बाइंड हुआ हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको इसके ऑर्बिट से निकाल के बाहर फेंकूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा एनर्जी देनी होगी जिस एनर्जी से इसने इसको पकड़ के रखा हुआ। अगर इससे ज़्यादा एनर्जी दूंगा तो ही तो मैं इसको इस ऑर्बिट से बाहर निकाल सकूँगा, ठीक है ना, वरना ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी हर मेटल की अलग होती है। मान लेते हैं सोडियम है, और मान लेते हैं, मुझे नहीं मालूम इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, मान लेते हैं कि जो ये सोडियम मेटल है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब आप इसको देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा, अदरवाइज ये नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई इसकी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को फिजिक्स की टर्म में वर्क फंक्शन भी कहते हैं, वर्क फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी, वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है साई से। तो ये साई की वैल्यू हो गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन भी एक एनर्जी है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होता है, इसका फार्मूला एच म्यू नॉट होगा, क्योंकि वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर आपके पास जो वर्क फंक्शन वाली एनर्जी है वो मिलेगी। ठीक है, तो म्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब आप ही मुझे बताएं, मैं जब
ये वाला पहला वाला जो आपके सामने है फ्रीक्वेंसी का पैकेट, इसको दूंगा जिसकी एनर्जी E1 है और एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये पैकेट इस एटम से जाके टकराएगा इलेक्ट्रॉन से तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पूरी नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि अपने न्यूक्लियस से बाइंड हुआ है तो ये कभी भी इसको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आपने एनर्जी दी है 1 और इसको कम से कम 2 दोगे तो ये सोचेगा, 2 से सोचना शुरू करेगा। तो इसका मतलब आप सारी ज़िंदगी भी ये वाली फ्रीक्वेंसी के पैकेट्स, ये पैकेट्स हैं ये पैकेट्स, इसको मारते रहें, इसको मिलेगी एनर्जी 1, ठक हिलेगा फिर रुक जाएगा, फिर पीछे से दूसरी 1 मिलेगी, फिर एक साथ 2 दे नहीं सकते क्योंकि एक पैकेट्स क्वांटाइज्ड अमाउंट है ना। क्वांटाइज्ड अमाउंट का मतलब होता है एट अ टाइम एक एक करके दिए जा रहे हैं। एक दिया नहीं निकला, 2 दिया नहीं निकला, 3 दिया नहीं दिया। अब आप कुछ भी करके कितनी ही एनर्जी के पैकेट्स इसको देते रहें, आपके इलेक्ट्रॉन ने, अच्छा आवाज़, आपके इलेक्ट्रॉन ने बाहर नहीं आना इस फ्रीक्वेंसी पे। अब आप क्या करते हैं, अब आप E2 देते हैं तो इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली। जैसे ही आपने E2 दी, इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल गया ऑर्बिट से, लेकिन बाहर निकल के कहीं चलना फिरना शुरू नहीं किया उसने, वहीं निकल के वहीं खड़ा हो गया, एटम से बाहर निकल के फिर हो सकता है वापसी एटम में चला गया, ठीक है। लेकिन आप उसे अपने एटम से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, बाहर निकलने। अब फाइनली क्या हुआ, फाइनली आपने उसको μ3 दी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो इस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा जब आपने इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी दी तो उसकी वजह से इसकी स्पीड तेज़ हुई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चले गए इसको ऑर्बिट से निकालने में, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो जितना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, आप फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीक्वेंसी कर दें μ4 और एनर्जी हो गई E4 और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब आप देखें वर्क फंक्शन तो अभी भी 2 ही है। तो अब क्या होगा कि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आएगी उसके पास, तो वो रिमेनिंग 2 जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आप बाइंडिंग एनर्जी वाली एनर्जी तो दे ही रहे हैं, प्लस आप एक्स्ट्रा एनर्जी और भी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर यूटिलाइज होगी। यही वजह है कि जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, विच मीन्स आप एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, उसकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी के बाद जितनी भी एनर्जी आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो सारी की सारी कहाँ जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि रही बात इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी का मतलब ये है कि पहले अगर आप लाइट के 3 पैकेट लेकर आ रहे थे, अब आप लाइट के 6 पैकेट लेकर आ रहे हैं। मतलब आपने अगर एक बल्ब लगाया हुआ है जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर आपने लाइट का एक 3 पैकेट आप लेकर आ रहे थे एक बल्ब से, तो अब 2 बल्ब लिया है तो अब लाइट के कितने पैकेट हो गए, कितने फोटोन आएंगे, अब 3 फोटोन इससे आएंगे, 3 तो 6 फोटोन आएंगे। अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो पहले वाली इंटेंसिटी से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, जबकि दूसरी वाली इंटेंसिटी से भी आप 3 और निकाल सकते हैं। तो पहले जब एक बल्ब लगा हुआ था रोशनी कम थी, उस कम रोशनी को जब हमने मारा किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। जब हम 2 बल्ब लेकर आ गए तो इंटेंसिटी बढ़ गई, ज़्यादा फोटोन के पैकेट्स आ गए, वो ज़्यादा पैकेट ज़्यादा हिट होने लगे जाके मेटल से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आए। तो यही वजह है कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो इस पैकेट वाली थ्योरी से, क्वांटाइज्ड वाली थ्योरी से, फोटोन वाली थ्योरी से, जो कि प्लांक्स ने पेश की थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना, जो काफ़ी टाइम तक एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहा था। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है इसकी मैथमेटिकल भी प्रूफ देख लेते हैं, मैथमेटिकली भी ये बात साबित हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ ई वो एनर्जी है, ई जो कि एच म्यू से रिप्रेजेंट हो रही है, वो एनर्जी है जो लाइट की है, जो मैं इसके ऊपर फॉर करा रहा हूँ, ठीक है ना। एल, क्या हो गया है, लाइट की एनर्जी है, और म्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को, जो फ्रीक्वेंसी मैंने हिट करी है, फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो मेटल है उसका कोई ना कोई तो वर्क फंक्शन होगा, और उस वर्क फंक्शन का फार्मूला है एच म्यू नॉट।
यहाँ पे म्यू नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी के लिए ज़रूरी है, यानी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड। ठीक है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक जो एनर्जी आप देते हैं वो दो जगह जाती है। पहले उसको वर्क फंक्शन को कंप्लीट करना होता है, जब वर्क फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो रिमेनिंग वाली एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं फार्मूला ड्राइव करूं तो ये हो जाएगा ई माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बराबर हो जाएगी, ई की जगह मैंने रख दी है एच म्यू माइनस इसकी जगह रख दी है एच म्यू नॉट। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच को कॉमन ले लिया और ये बच गया म्यू माइनस म्यू नॉट। अब मैंने आपसे एक सवाल किया, इस इक्वेशन से कैसे साबित हो रहा है कि कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है तो ये फिनोमेना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस इक्वेशन को देख के कैसे पता चल रहा है? ये एनर्जी आपकी होगी जूल में, इसको कन्वर्ट करना है अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 से। ठीक है, एनर्जी आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जब दोनों चीज़ें आ गई हैं तो आप सिर्फ वर्क फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए क्या आंसर है। इसके जो दूसरे पार्ट है, अब देखो वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होना, वर्क फंक्शन तो अब जो निकाल लिया ना अब यही रहेगा जो आपने निकाल लिया। जो भी आप कह रहे हैं कि वर्क फंक्शन इसका आया है वो मैं मान लेता हूँ आपकी बात, 1.8 है, चलो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वर्क फंक्शन इसका चेंज नहीं होना, लेकिन कहता है कि अगर मैं वेवलेंथ जो है वो 4000 एमस्ट्रॉन्ग की लेकर आ जाऊं तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक होता है काइनेटिक एनर्जी से, इसका मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इस बार। लेकिन वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होगा ना, वर्क फंक्शन तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा ना। तो सवाल फिर ये हमें वही लेके चले गया, फिर दोबारा से एनर्जी वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, लेकिन इस बार काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? ई माइनस, ई को माइनस करेंगे किससे, वर्क फंक्शन से, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन उसके लिए दो काम करने हैं, एक तो हमें ई निकालना है और ई के लिए इसको होना चाहिए स्टैंडर्ड में मीटर में। तो लैम्डा आपका चले जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। इसकी मदद से आप निकालें ई और वो फार्मूला लगाएं एच सी अपॉन लैम्डा और इसको कन्वर्ट कर लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप मुझे एनर्जी निकाल के दें। जब आप एनर्जी निकाल लें उसको वर्क फंक्शन से माइनस करें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो उसके बाद आप मुझे बताएं काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का आंसर आप मुझे बताएं। ठीक है, जल्दी से इसे भी सॉल्व करें। काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ई इंटू वी नॉट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो वी नॉट आपका बराबर आ जाएगा 1.3 वोल्ट। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका आ जाएगा 1.3 वोल्ट। यूनिट भी देखो वोल्टेज के हिसाब से एडजस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं।
आप लोगों ने होमवर्क के तौर पे क्या कर लेना है, प्रॉब्लम नंबर 7.8 देख लें, 17.8 और 17.13, ये दो प्रॉब्लम जो है वो एज अ होमवर्क आप लोग देख लीजिएगा। नहीं सॉल्व होगी तो मैं आपको करा दूंगा। ये दोनों आपकी जो अभी हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन करी है, इसी से रिलेटेड है। अब कोई सवाल वगैरह अगर आपके मन में आ रहा है तो पूछ सकते हैं।